हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 9th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो उसको ज़रूर देख ले, वो उस प्रैक्टिस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व कर ले। और जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, जो हम लोगों ने 8th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो भी सारे वीडियोस देख लीजिए, वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट आप भी सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और जो आपको कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग जिस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि हम लोग का जो है मैथ है। जो आपका CUET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका सेक्शन 3rd आएगा, उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो उसी में जो है आपके 25 क्वेश्चन जो है मैथ से भी आने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन तीनों पार्टों से आएंगे। टोटल आपके जो है 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे, वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, तो एक बार ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए और आप भी CUET में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिस टेस्ट 9th का ये सेकेंड पार्ट है। तो आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन होगा और 9th प्रैक्टिस टेस्ट का ये 13th नंबर का क्वेश्चन होगा। दोनों, कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्टों को मिला करके जो है हम लोग 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो एक बार जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और 9th प्रैक्टिस टेस्ट का आपका 13th क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 नंबर्स इज। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका HCF और LCM क्रमशः 3 और 105 है। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। देखिए यहाँ पर आपने मान लिया कि लेट द 2 नंबर्स इज A एंड B। मान लिया आपने कि let the 2 number is A and B। हमने मान लिया दो नंबर कौन कौन से A और B है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमें दिया है उनका सम, अर्थात यहाँ पे हमें दिया है A + B = दिया है 36 और दिया गया है कि जो नंबर्स हैं उनका HCF और LCM कितना है आपका, वो है आपका 3 and 105। तो देखो ये चीज़ आपको पता है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वह उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वह उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दो नंबर हमने क्या माने हैं, A और B। तो यहाँ पे A इंटू जो B होता है वह उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता था, प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखो तो यहाँ पे HCF कितना दिया गया है आपका 3 और LCM कितना दिया गया है भाई, HCF एंड LCM आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। तो HCF कितना हो गया 3, LCM कितना हो गया 105। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो AB कितना आ जाएगा, A × B आ जाएगा आपका 3 × 105। तो ये हो जाएगा आपका 315। कितना हो जाएगा आपका 315 हो जाएगा। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। भाई दो नंबर का जो आपका प्रोडक्ट होता है वह उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दो नंबर आपने क्या माने हैं, A और B। तो A × B बराबर क्या हो जाएगा, देयर HCF × देयर LCM। ठीक है, तो उनका HCF कितना है 3, LCM कितना है आपका 105। तो A × B की वैल्यू कितनी आ गई 315।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना होगा, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब देखो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा ऊपर a प्लस b और नीचे हो जाएगा आपका a इंटू बी। क्लियर है भाई, दोनों का एलसीएम a और b हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका a प्लस b आ जाएगा। अब देखो a प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 36 है, a मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 315 है। तो अब जरा इसको कट कर दो, किससे कट करें 9 से, 9 से कट कर दो, 9 4 जा 36, 9 2 जा 9 3 जा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, फोर बचेगा 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा आपका 4/35। अब ये दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है 4 और 35, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका 4/35। तो 1/a प्लस 1/b कितना आ जाएगा आपका 4/35 आ जाएगा। तो उनके रेसिप्रोकल्स का जो एडिशन है वो 4/35 है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही तो पूछा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो दोनों संख्याएं आपकी जो है a और b, उनके रेसिप्रोकल्स का योग कितना आ गया 4/35। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टेस्ट 9th का 14th नंबर का क्वेश्चन और आज की क्लास का 2nd नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 440 रुपीज़ एंड कस्टमर पेज 396 रुपीज़ फॉर इट, द डिस्काउंट रेट इज़। एक शर्ट का अंकित मूल्य 440 रुपये है और ग्राहक इसके लिए 396 रुपये का भुगतान करता है, तो छूट दर क्या है? 10% है, 10⁻² है कि 20% है कि 12% है? तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो मार्क प्राइस कितना दिया गया, अर्थात अंकित मूल्य को मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, कुछ भी लिख के वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं मार्क प्राइस लिखा होता है, कहीं कहीं लिस्ट प्राइस लिखा होता है, सूची मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो उसका जो है लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस कितना है, अर्थात एमपी कितना है, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट एमपी भी लिख सकते हैं। एमपी कितना है, एमपी है आपका जो है 440 रुपीज़। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है, जिस पे कितने रुपए उसने बेचा है, तो उसने बेचा उसको 396 रुपीज़ में। तो अगर मैं बात करूं कि डिस्काउंट प्राइस कितना है, डिस्काउंट प्राइस कितना है, तो आपने कहा कि 440 रुपीज़ की चीज़ को उसने 396 रुपीज़ में बेच दिया, तो डिस्काउंट प्राइस कितना हो गया 44 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया 44 रुपीज़ का। 10 - 6 तो आपका 4 आ जाएगा और 13 - 9 तो आपका 4 आ जाएगा। तो देखो 440 रुपीज़ की चीज़ को उसने 396 रुपीज़ में बेच दिया, तो भाई उसने 44 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, डिस्काउंट किस पर उसने दिया, जो मार्क प्राइस था। डिस्काउंट किस पर उसने दिया, जो मार्क प्राइस था, जो उसका जो है लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना, उसी पर तो उसने छूट दिया है 44 रुपीज़ की। तो अगर हम बात करें डिस्काउंट परसेंटेज की या डिस्काउंट रेट की, अगर हम बात करें डिस्काउंट रेट की, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए पे 440 रुपीज़ पे इंटू 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 10% आपका डिस्काउंट रेट आ जाएगा, 10% आपका डिस्काउंट रेट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। और यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि छूट दर क्या है, अर्थात डिस्काउंट रेट क्या है। तो भाई डिस्काउंट जो देगा वो अपने जो है मार्केट प्राइस पे तो उसने दिया है, क्योंकि जो उसने 44 रुपीज़ की जो छूट दी वो मार्केट प्राइस पे दी है, ठीक है ना। और मार्केट प्राइस कितना है आपका 440 रुपीज़, तो 440 रुपीज़ उसने 44 रुपीज़ की छूट दी है, अर्थात 10% उसने जो है छूट दे दी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका
15th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है आपका कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 264 रुपीज अ मैन लॉसेस 4%। इन ऑर्डर टू गेन 12% प्रॉफिट फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 264 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना होगा? 300 रुपीज़ होगा, या आपका 310 रुपीज़ होगा, कि आपका 295 रुपीज़ होगा, कि 308 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पर देखियो, अगर हम बात करें तो हमें जो है सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 264 रुपीज़, और इस पर बेचने पर उसको 4% का क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो कह रहा कि अगर भाई इस पर उसको जो है 12% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो उसका जो है नया एसपी क्या होना चाहिए? न्यू सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया है उसको 264 रुपीज़। अच्छा, इस पर लॉस कितने का होता है? इस पर लॉस कितने का होता है? तो उसने कहा कि 4% का लॉस होता है। तो लॉस मतलब कमी हो गई, ठीक है ना? तो 4% का जब लॉस होता है तो भाई कोई भी चीज़ 100% होती है। 100% जो है 100% में 4% का लॉस हो गया, अर्थात उसको 96% रुपये मिला। भाई 264 रुपीज़ में उसने बेच दिया, तो उस पर अच्छा जो लॉस या प्रॉफिट होता है किस पर होता है? हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है ना? तो भाई उसने जब 264 रुपीज़ में उसको बेचा तो उसको 4% का लाभ हो गया, अर्थात उसको 96% पैसा ही तो मिला, ठीक है ना? अब कह रहा है कि अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 12% का, अब उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का? प्रॉफिट चाहिए 12% का, ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ 100% होती है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में भाई वो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 112%। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यू एसपी कितना होना चाहिए? न्यू सेलिंग प्राइस। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 264 रुपीज़ अपॉन 96% है, तो अपॉन 100 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका जो है 112 अपॉन 100। अब देखो एक चीज़ जरा सोचो, इस 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 96 अपॉन 100 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो, किससे? 4 से करते हैं, 4 से अगर करते हैं तो 24 आ जाएगा। 24 जा आपका 96 होता है। 4 से करते हैं तो 2 3 जा, सॉरी 4 से करना है ना, तो 2 कहाँ से आ गया? 4 जा 96, 4 से करो, 4 2 जा 8, कितना बचेगा आपका? 332, 4 8 जा 32, 26 जरा इसको कैंसिल कर दो, 26 1 जा 26, 26 1 जा 26, तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 28, तो 11 8 जा 88, 8 आपका होल्ड हुआ, 11 2 जा 22, 22 और 8 हो जाएगा आपका 30, अर्थात जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो आपका होगा 308 रुपीज़, 308 रुपीज़। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई आपको? ठीक है कि भाई जब सेलिंग प्राइस उसका 264 रुपीज़ था तो उसको 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया, अर्थात 96% ही उसको पैसा मिला। तो 12% का उसको प्रॉफिट कमाने के लिए जो नया सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा वो 308 रुपीज़ उसको रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 16th नंबर का क्वेश्चन है जो इस डायग्राम पे आपका बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? In the given figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O and that कोण POQ equals to 110 डिग्री, then कोण PTQ is equals to। दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और वह कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ कितना है? तो आपसे यहाँ पर ये वाला एंगल पूछा गया है,
आपसे यहाँ पर ये वाला एंगल पूछा गया है कि कोण टी बराबर कितना होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो है देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओपी और ओक्यू, ओपी और ओक्यू दोनों क्या है, रेडियस है। ओपी एंड ओक्यू ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्कल की क्या है, रेडियस है। ये दोनों सर्कल की क्या है, रेडियस है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब रेडियस वृत्त पर किसी स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, जो रेडियस होती है अगर जो है वो टेंजेंट लाइन पर सर्कल के किसी बिंदु पर मिलती है तो हमेशा वहां पर राइट एंगल बनाती है, अर्थात वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर वहां पर मिलती है। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं रेडियस और जो टेंजेंट है वो जिस पॉइंट पर मिलती है हमेशा वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें तो देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ये जो एंगल है ना आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से देखो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। क्योंकि इस पॉइंट पर देखो ओपी भाई पीटी और टीक्यू ये दोनों टेंजेंट्स हैं, अर्थात स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब यहाँ पर ओपी क्या है, आपकी रेडियस है, ओक्यू क्या है, आपकी रेडियस है। तो रेडियस जब जो है टेंजेंट लाइन से किसी भी पॉइंट पर मिलती है तो वहाँ पर हमेशा राइट एंगल बनाती है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है आपका 90 डिग्री का बनेगा, जो आपका जो है ये एंगल जो आपका है क्यू वाला ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। अब आपको यहाँ पे कोण टी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें और आप यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को ले लें, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल POQ टी की अगर हम बात करें, अर्थात चतुर्भुज POQ की हम बात करें, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया क्या, POQ और T। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, अर्थात कोण P प्लस कोण आपका जो है O प्लस कोण आपका Q प्लस कोण आपका जो T है, इन तीनों की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री होगी। अब यहाँ पर देखो आपने पहले क्लियर कर रखा है कि जो कोण P है ये आपका 90 डिग्री का होगा, जो कोण Q है ये आपका 90 डिग्री का होगा, कोण O की वैल्यू पहले से आपको दी गई है 110 डिग्री। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो हमें कोण जो है T की वैल्यू चाहिए, तो कोण P कितना है आपका 90 प्लस आपका कोण जो है O कितना है 110 प्लस कोण Q कितना है ये भी 90, आपको कोण T की वैल्यू चाहिए, इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कोण T बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा 0, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 1 1 हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है कोण T इक्वल्स टू 70 डिग्री, कोण T इक्वल्स टू 70 डिग्री। और हमें कोण T ही तो चाहिए, कोण PTQ कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोण T की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। समझ में बात आ गई कि जब भी जो है रेडियस सर्कल में किसी भी टेंजेंट लाइन पर मिलती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अर्थात हमेशा एक राइट एंगल बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो ये OP है ये रेडियस हो गई, PT आपकी टेंजेंट है और आपका QT भी टेंजेंट है। तो जहाँ पर ये मिल रही है Q कहाँ पे, ये जो रेडियस है कहाँ पे मिल रही है P पर, ये रेडियस कहाँ पे मिल रही है आपकी Q पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। फिर हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले लिया POQT, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जो योग होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपको कोण P की वैल्यू पता है 90 डिग्री, कोण Q की वैल्यू पता है 90 डिग्री, कोण O की वैल्यू पता है 110 डिग्री। तो अब जो है कोण T की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ 3500 रुपीज
and after 5 months B joined with A as his partner. After a year the profit is divided in the ratio 2:3. What is B's contribution in the capital? अब देखिए, आपको पता है कि भाई अगर कोई बिजनेस आप चालू करते हैं, कोई बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, वो किस आधार पर मिलेगा? आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू रेशियो ऑफ पीरियड, ठीक है ना। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर देखो दिया कि ए 3500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 5 महीने के बाद बी ए के साथ उसके भागीदार के रूप में जुड़ जाता है। तो 1 वर्ष के बाद लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। पूंजी में बी का योगदान कितना है? तो हमने मान लिया कि बीस कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल इज, हमने यहाँ पे मान लिया कि बीस कंट्रीब्यूशन in the capital is A रुपीज़। क्या मान लिया आपने? A रुपीज़। अब देखो, मैंने आपको पहले बता रखा है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ पीरियड, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ पीरियड, ठीक है भाई। कितने समय के लिए आपने, रेशियो ऑफ टाइम कह दीजिए, पीरियड कह दीजिए, कितने समय के लिए आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए ने अपना पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? पूरा का पूरा 1 ईयर के लिए। जो बी था वो कितने समय के बाद आया? वो आफ्टर 5 मंथ आया, ठीक है ना। तो अगर हम बात यहाँ पे 1 ईयर की करते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पर देखो क्या आपका आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ए ने कितना? 3500 रुपीज़ 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। और अगर हम बी की बात करें, भैया ए अपॉन क्या आएगा? यही तो आएगा ए अपॉन बी, अर्थात ए रेशियो बी, ठीक है ना। तो ए रेशियो बी, ए ने अपना 3500 रुपीज़ 12 मंथ के लिए, बी आया कितने मंथ के बाद? आफ्टर 5 मंथ। बी का हमने कैपिटल कितना माना है? ए। तो ए रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया 5 मंथ के लिए। तो अब जो ये रेशियो आ गया प्रॉफिट का, वो 2/3 आ गया। रेशियो कितना आ गया आपका? 2/3 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बी के जो है कैपिटल को निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3500 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12 इंटू हो जाएगा आपका 3 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 12 नहीं अपॉन हो जाएगा आपका 5 इंटू 2, ठीक है। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यही तो होगा 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2, ओके। अब जरा इसको कट कर लो, 5 7 जा हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जो है 5 7 जा आपका हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12। तो ये ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 700 इंटू 6 इंटू आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 42। ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? 3500 है और ये कितने? अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 5 महीने के बाद आता है ना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया ना।
यहाँ पे 5 नहीं होगा भाई, वो आफ्टर 5 मंथ आता है, तो ये 7 मंथ के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। सॉरी, यहाँ पे 7 करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7, चूंकि भाई वो आफ्टर 5 मंथ तो आता है, तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो गलती है उसको सुधार लीजिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3500, तो 7 5 जा आपका हो जाएगा 35, तो यहाँ पे 500 इंटू आ जाएगा, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। भाई समझ में आया ना कैसे? भाई देखो, जो बी है वो आफ्टर 5 मंथ उसके साथ शामिल हुआ, मतलब बी ने अपना पैसा केवल 7 मंथ के लिए लगाया, ए ने अपना पैसा पूरा का पूरा जो है 12 मंथ के लिए लगा दिया। तो यहाँ पे अब जो रेशियो 2/3 के दिया है, तो अगर हम बात करें कि बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने उसको ए माना, तो ए की वैल्यू किसने निकलेगी 7 × 2, तो ये नीचे चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपका 5 6 जा 30, 33 जा 9, 33 जा 90, तो 90 ये आ जाएगा और 2 0 ये बढ़ा दो। तो ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना है 9000 रुपीज़ है। ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 9000 रुपीज़ है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर, ठीक है ना। ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया कितना है आपका 9000 रुपीज़ है। बी ने सॉरी बी ने जो इन्वेस्ट किया, सॉरी ए ने नहीं बी ने, ठीक है ना। ए का तो दिया 3500 रुपीज़, तो बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो है आपका 9000 रुपीज़। क्लियर है? और बी का ही तो आपसे पूछा गया था, तो बी का योगदान कितना है 9000 रुपये का है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 234 एंड ए बी इक्वल्स टू 108, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अब जरा देखिए भाई इसको, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकाल लें और ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकाल लें, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया है 234 और ये दिया गया है 2 × 108, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा 234 अब प्लस हो जाएगा आपका 280 नहीं 216, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 6 4 10, तो 0 6 4 10 और ये हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा और 3 1 4 1 5 2 2 4 440 आ जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये हो गया। अब एक चीज़ देखें, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर को हटाते हैं तो a प्लस बी की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट में 440। 440 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं आप 9 × 50 लिख सकते हैं, 9 × 50 लिख सकते हैं आप। 9 × 50 अगर लिख दें तो ये हो जाएगा आपका 3√50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 × 50। 9 × 50 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, इसको अच्छा आप और भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 9 × हो जाएगा आपका 5 × 5 और × 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 के लिए आपका 3 आ जाएगा, 9 के लिए आपका 3 आ जाएगा बाहर, 55 के लिए 5 आ जाएगा, रूट में आपका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15√2। कितना लिख सकते हैं 15√2, ठीक है ना। यहाँ पे √2 अंदर बच जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 15 और ये हो जाएगा √2। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो a माइनस बी का जरा होल ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया है 234 माइनस में कितना हो जाएगा 2ab। 2ab की वैल्यू कितनी निकली है 216। तो 216 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 तो 8, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा आपका 12 तो 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आपका आ जाएगा आपका 18। तो अगर हम बात करें a माइनस बी की तो ये रूट में हो जाएगा आपका 18। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो 9 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट लिख सकते हैं आपका 2। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी, हमसे पूछा गया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू आपने कितने निकाली 15 रूट 2 निकाली है, कितनी निकाली है 15 रूट 2 निकाली है। और इसकी वैल्यू आपने निकाली है 3 रूट 2 निकाली है। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर दो 5 टाइम चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 5 के बराबर। किसके बराबर में आ जाएगी 5 के। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू तो आपको चाहिए, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 19th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3400 रुपीज इज डिवाइडेड एमंग A, B, C and D in such a way that the share of A and B, B and C, C and D may be as 2:3, 4:3 and 2:3 respectively. The sum of shares of B and D is 3400 रुपये को A, B, C और D में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B, B और C, C और D का हिस्सा क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 हो जाए। तो B और D के शेयरों का योग है। तो बताना कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आपको ऐसा रेशियो दिया गया है तो सबसे पहले इस रेशियो को आप जो है A रेशियो B रेशियो C में जो है इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब इस प्रकार से कैसे करेंगे, A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जरा देखें, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, A रेशियो B कितना दिया गया है। तो आपने कहा A रेशियो B दिया गया आपका 2:3 दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे B और C कितना दिया गया है, B रेशियो C दिया गया आपका 4:3 दिया गया है। और अगर हम बात करें तो C रेशियो D कितना दिया गया है, C रेशियो D कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 2:3 दिया गया है। अब आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। देखो यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कैसे निकलेगा। सबसे पहले ए बी को रखो तो यहाँ 2:3 रख दीजिए। फिर B इस दोनों में कॉमन है, दोनों में आपका जब B कॉमन है तो यहाँ पे 4:3 को ऐसे रखिए 4:3। अब यहाँ पे C कॉमन है तो 2:3 को आप ऐसे रखें 2:3। अब देखिए ये कॉलम बना लीजिए। जब कॉलम बनाएंगे तो इस कॉलम को कौन भरेगा, ये 4 भरेगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों खाली ब्लैंक स्थान को कौन भरेगा, ये 2 भरेगा तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी भरेगा। इस ब्लैंक स्पेस को कौन भरेगा, 3 भरेगा, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। इस ब्लैंक स्पेस को कौन भरेगा, 3 भरेगा। अब कॉलम में सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 12 2 जा 24 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 27। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका रेशियो बना, अगर ये किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो भी पूरा का पूरा रेशियो डिवाइड होगा। अगर एक नंबर से डिवाइड नहीं है तो फिर आप पूरे रेशियो डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 से ये तीनों नंबर तो डिविजिबल है लेकिन 16 नहीं है। अगर 2 से आप डिवाइड करें तो 2 से इधर के 3 नंबर डिविजिबल है लेकिन 27 डिविजिबल नहीं है। तो फिर रेशियो आपका यही निकल के आएगा। अब देखिए आपको चाहिए कि जो है B और D के शेयरों का योग कितना होगा। तो अगर हम बात करें द सम ऑफ शेयर B एंड D, द सम ऑफ शेयर B एंड D
बी एंड डी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कितना रुपए आपको डिवाइड करना है, आपने कहा 3400, ठीक है ना। टोटल शेयर कितना है, तो 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, 10 और 8 हो जाएगा आपका 18, 18 और 7 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 आपका होल्ड हुआ, 2 और 2 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 2 7, 7 और 1 हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। B और D का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो B और D का योग कितना, ये आपका B का हो गया, ये आपका D का हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 51, कितना हो जाएगा 51, 27 और 24, 27 और 24 कितना हो जाएगा 51। तो अब देखो निकालो कितना हो जाएगा, किससे इसको कट कर दे, 17 से, 17 5 जा 85, 17 3 जा आपका 51, 5 से इसको कैंसिल कर लो, तो 5 6 जा 30, 5 8 जा आपका हो जाएगा 40, तो हो जाएगा आपका 680 इंटू 3, तो 300, 3 8 जा 24, 2 आपका होल्ड हुआ, 3 6 जा 18 और 2 हो जाएगा आपका 20। तो बी और डी के शेयरों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2040 रुपीज़। कितना हो जाएगा 2040 रुपीज़। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो बी और डी के शेयरों का जो योग है वो आपका आ जाएगा 2040 रुपीज़। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9th प्रैक्टिस टेस्ट का ये 20th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि इफ 5 men वर्किंग 5 hours per day can do 5 units of work in 5 days, okay, then 10 men working 10 hours per day would be able to complete how many units of work in 10 days। यदि 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 यूनिट काम 5 दिन में कर सकते हैं तो 10 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कितने यूनिट काम कर पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपसे टाइम एंड वर्क से पूछा गया है और टाइम वर्क में यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट ये लगा देना है M1 D1 H1, ठीक है ना, H1 या T1 कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो M1 कितना दिया गया है, M1 की वैल्यू दी गई है आपकी 5, D1 कितना दिया गया है, D1 भी दिया गया है 5, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो आपको H1 की वैल्यू भी कितनी दी गई है, H1 भी दिया गया है आपका 5, W1 कितना दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है 5। क्लियर है भाई। इफ 5 men वर्किंग 5 hours पर डे कैन डू 5 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 5 days, तो M1 भी आपका 5 है, D1 भी आपका 5 है, H1 भी आपका 5 है और W1 भी आपका 5 है। अब अगर हम बात करें M2 की तो M2 कितना है, आपने कहा M2 की वैल्यू दी गई है 10, ठीक है ना। अगर हम बात करें D2 की, ठीक है ना, तो D2 की भी वैल्यू दी गई है आपको 10। और बात करें अगर H2 की तो H2 की वैल्यू आपको दी गई है 10 और W2 हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना, अर्थात ये कितना यूनिट काम कर पाएंगे हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा आपका जो है M1 D1 H1, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा जो है, नहीं ये हो जाएगा आपका जो है इस प्रकार से गड़बड़ कर दिया, W2 बराबर हो जाएगा आपका जो है M2 D2 H2 इंटू W1 अपॉन हो जाएगा आपका M1 D1 एंड H1। क्लियर है। अब देखो M2 कितना है, तो आपने कहा M2 है आपका 10, ठीक है, D2 कितना है आपका 10, H2 है आपका 10, W1 है आपका 5। M1 कितना है, M1 है आपका 5,
D1 है आपका 5 और H1 है आपका 5। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 40 यूनिट आपका आ जाएगा, अर्थात W2 कितना आ जाएगा आपका 40। तो 40 यूनिट वो काम कर लेंगे 10 दिनों में, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 आदमी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो पूछ रहा है कि भाई ये जो है कितने यूनिट काम कर पाएंगे, तो ये जो है 40 यूनिट काम कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 21 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द टोटल एज ऑफ गंगा यमुना जमुना इज 57 ईयर्स। 7 years ago the ratio of their respective ages was 3:4:5. What is the present age of Jamuna? गंगा यमुना जमुना की कुल आयु 57 वर्ष है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु 7 वर्ष पहले उनकी संबंधित आयु का अनुपात 3:4:5 था। जमुना की वर्तमान आयु कितनी है? तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जरा समझो, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो आपको 7 years एगो का दिया गया है, ठीक है ना? और जो आपको टोटल सम इन तीनों की एज का दिया गया है वो प्रेजेंट दिया गया है, और जमुना की प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक कि भाई अगर प्रेजेंट एज आपकी 10 ईयर है, ये प्रेजेंट एज आपकी 15 ईयर है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 7 ईयर एगो आपकी क्या एज थी, तो अगर आपकी प्रेजेंट एज 7 ईयर है 10 ईयर है, तो 7 ईयर एगो आपकी एज कितनी थी? तो आपने कहा 3 ईयर थी, 7 आपने माइनस कर दिया। अगर प्रेजेंट एज आपकी 15 ईयर है तो 7 ईयर एगो आपकी एज कितनी थी? तो आपने कहा 8 ईयर थी, ठीक है ना? अगर मैं इसी बात को कहूँ कि भाई आफ्टर 7 ईयर कितनी होगी, अगर प्रेजेंट एज आपकी 10 ईयर है तो आफ्टर 7 ईयर आपकी एज कितनी होगी? तो आपने कहा 17 ईयर होगी। तो जब भी आफ्टर की बात होगी तो क्या करेंगे? प्लस, अगर एगो की बात होगी तो क्या करेंगे? माइनस। तो अब यहाँ पर जो आपको रेशियो दिया गया है, जो रेशियो दिया गया है वो 7 ईयर्स एगो का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना? जो रेशियो दिया गया है ना, ये जो रेशियो दिया गया है आपको एज का, ठीक है, ये रेशियो आपको 7 ईयर एगो का रेशियो दिया गया है, ठीक है? 7 ईयर एगो गंगा जमुना और गंगा यमुना जमुना, गंगा यमुना और जमुना की एज का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है? वो रेशियो दिया गया है आपका 3:4:5। तो अगर मैं इस टोटल एज को, जो टोटल एज दी गई है इन तीनों की, अगर उसको भी मैं 7 ईयर एगो लेके जाऊं, जो टोटल सम था अगर उसको भी मैं 7 ईयर एगो लेके जाऊं तो 7 तीनों की इसमें कम होगा। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल एज ऑफ गंगा यमुना एंड जमुना 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, तो ये हो जाएगा आपका जो है 57 माइनस 21, सॉरी 57 माइनस 21 कैसे हो जाएगा? तो 3 हैं, तीनों की जो है 7 कम होगी, तो ये हो जाएगा आपका 57 माइनस 21, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका जो है 7 माइनस 1 तो 6, और ये 36 आ जाएगा। कितना जाएगा? 36। तो ये जो 36 आया ना, ये तीनों की 7 वर्ष पहले की टोटल एज है, ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना और जमुना की। तो अगर मैं बात करूं, अब देखो रेशियो भी आपका 7 ईयर एगो का दिया गया है, टोटल सम भी आपको 36 जो है वो 7 ईयर्स एगो मिल गया। अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें, रेशियो के टोटल सम की बात करें तो 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका जो है 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब देखो
यहाँ पर जो है रेशियो का टोटल 12 है और एज का टोटल जो है आपका 36 है, तो 12 इक्वल्स टू 36, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 के। 1 इक्वल्स टू कितने का आ जाएगा आपका 3 के। तो अगर हम बात करें गंगा की एज की कितनी हो जाएगी, कि 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, यमुना की आपकी हो जाएगी 12 और जमुना की हो जाएगी आपकी 15। तो हमसे पूछा गया है जमुना की प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ द जमुना, प्रेजेंट एज ऑफ द जमुना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3, तो ये जाएगा आपका 15, अब प्लस आपका करना है 7 आपको इसमें, तो ये जाएगा 22। तो 22 ईयर उसकी प्रेजेंट एज है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आई भाई। यहाँ पर जो ये आपका आएगा ना, जो ये एज यहाँ से निकलेगी, ये प्रेजेंट एज नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट रेशियो नहीं है, ये तो 7 ईयर्स एगो का रेशियो है ना। तो यहाँ पर जो एज मिलेगी यहाँ से, ये आपको 7 ईयर एगो की मिलेगी। तो अगर प्रेजेंट में आपको आना तो 7 ईयर उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो भाई 7 ईयर एगो उसकी एज थी 15, 7 आपने ऐड कर दी, प्रेजेंट में कितनी एज है उसकी 22। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर गंगा की बात करें तो 7 ईयर एगो उसकी 9 ईयर थी, प्रेजेंट में उसकी 16 ईयर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप यमुना की बात करें तो भाई 7 ईयर एगो उसकी एज 12 ईयर थी, क्योंकि 3 4 जा 12 हो जाएगी, और अभी जो है उसकी एज 19 ईयर है, क्योंकि 12 में आप 7 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर, समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ मैन टेक्स 2 hours 40 minutes टू रो अ बोट 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ ए रिवर एंड 1 hour 30 minutes टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट इन किलोमीटर पर आवर। एक आदमी एक नाव को नदी में 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलाने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लेता है और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, तो यहाँ पर देखो, ये आपकी स्ट्रीम है अर्थात करंट है, धारा है, और इस पे एक जो है नाव इस प्रकार से एक आदमी चला रहा है। अब जब जो है ये धारा की दिशा में चलाएगा, अर्थात ये जो है डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो उसमें स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और मान लें कि बोट की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है और जो करंट है इसकी स्पीड अगर बात करें तो इसको मान लेते हैं u किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी b प्लस यू। ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम तो क्या हो जाएगा b माइनस यू। और उस कंडीशन में जो b है वो u से बड़ा होगा। भाई जो बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी। कब? अप स्ट्रीम के कंडीशन में। क्यों? जब ज़्यादा होगी तभी तो जो है बोट स्ट्रीम के प्रतिकूल आ पाएगी, अगर कम होगी तो स्ट्रीम तो उसको बहा के लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बोट की स्पीड कितनी मानी है, b किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी मानी है, u किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि फार्मूला तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो अब यहाँ पर देखो हमें स्पीड निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें, अगर हम बात करें स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा v प्लस यू। कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा कि भाई जब ये डाउन स्ट्रीम में जाती है तो कितना दूरी तय करती है, 16 किलोमीटर की। 16 किलोमीटर की दूरी इसने तय की कितने, 2 घंटे 40 मिनट में। तो 2:40/60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 से कैंसिल कर दो, 22 × 40, 23 × 60, तो जाएगा 16 कितना हो जाएगा, 3 2 6 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8 8 × 3
तो 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी b प्लस यू की स्पीड आ जाएगी, अर्थात बोट की स्पीड आपकी जो है डाउन स्ट्रीम में आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसमें जो है बोट की स्पीड और आपकी स्ट्रीम की स्पीड दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर हम बात करें स्पीड इन अप स्ट्रीम, अब हम बात करते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा b माइनस यू, और यहाँ पर देखो कितनी दूरी उसने तय की, 6 किलोमीटर की दूरी उसने तय करने में 1 घंटे 30 मिनट लगा दिए, तो 6/1/30/60 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आप डिवाइड कर देंगे, तो जगह 30 1 जा 30, 32 जा आपका 60 हो जाएगा, तो जगह 6 × 2 अपॉन हो जाएगा 3, ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 2 जा आपका 6, 2 2 जा हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर मान लो आप b प्लस यू और b बराबर मान लो आप b माइनस यू। तो स्पीड आप, अगर हम करंट की बात करते हैं तो स्पीड आप करंट होता है आपका a माइनस बी अपॉन 2, और स्पीड आप बोट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछा है, तो स्पीड ऑफ करंट कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे आपने a बराबर माना है b प्लस यू की वैल्यू कितनी है 6, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो जाएगा आपका 2 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, क्लियर है। और जो बचेगी वो बोट की स्पीड हो जाएगी। अगर स्पीड आप बोट की बात करें तो स्पीड आप बोट कितना होता है आपका a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो स्पीड आप बोट कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन 2, तो वहाँ पे आ जाता था आपका 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो स्पीड ऑफ करंट कितना आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन इस टेबल पे बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन जो है ये आपका डायरेक्शन 23 से 25 तक के लिए है। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन 5 डिफरेंट ईयर्स। 5 अलग अलग वर्षों में बेचे गए टीवी की संख्या। द एवरेज एनुअल सेल ऑफ विच ब्रांड इज द हाईएस्ट। किस ब्रांड की औसत वार्षिक बिक्री सबसे अधिक है। एलजी की है, सोनी की है, नेशनल पैनासोनिक की है कि सैमसंग की है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ये कुछ ब्रांड दिए गए हैं। अब ब्रांड के साथ में जो है यहाँ पे देखो ये ईयर से ये टीवी है। ये टीवी जो है कौन कौन से ब्रांड के हैं, ये किस किस ईयर में कितने सेल किए गए हैं, ये आपको यहाँ पे एक डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखो बात करें तो एलजी जो है 2011 में 30,000 बिका है, 12 में 38,000, 13 में आपका 36,000, 14 में 42,000 और 15 में आपका 40,000। इसी प्रकार से अगर सैमसंग की बात करें तो 17,000, 28,000, 33,000, 32,000 और 27,000। ऐसे ही अलग अलग टीवीज़ का ये डेटा आपको और दिया गया है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द एवरेज एनुअल सेल ऑफ विच ब्रांड इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पे एलजी, सोनी, नेशनल पैनासोनिक और सैमसंग में से किसकी ज़्यादा है, तो सबकी ज़रा निकाल लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एलजी की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलजी की। किसकी बात कर लेते हैं, एलजी की, ठीक है। तो एवरेज सेल कैसे निकालेंगे, तो एवरेज आप निकालते हैं कि सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पे सम ऑफ द रिजल्ट की अगर बात करें तो कितना है, पहला आपका 30,000, फिर कितना है आपका 38,000, फिर है आपका 36,000, ठीक है, फिर है आपका जो है कितना है 42,000 और फिर है आपका जो है कितना है, ये है आपका 40,000, ठीक है। और ये डिवाइडेड किससे हो जाएगा,
डिवाइडेड हो जाएगा आपका 5 से। किसे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। ज़रा इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? तो अगर आप देखें तो 3 0 यहाँ, 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 तो लास्ट में आपके 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब देखो 0 है, 8 है, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 में आपका 6 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हुआ, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 14 और 4 आपका 18 हो जाएगा। इसको ज़रा 5 से डिवाइड कर लो, तो आपने कहा 5 3 जा हो जाएगा 15, बचेगा कितना आपका? बचेगा यहाँ पे आपका 336, 5 7 जा 35 और 5 2 जा आपका हो जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 37,200। ठीक है, ये एवरेज सेल किसकी निकल आई? एलजी की। इसी प्रकार से आप किसकी निकाल लीजिए? सोनी की। अब निकाल लीजिए सोनी की कितनी है एवरेज सेल। तो सोनी की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे सोनी का आ जाएगा आपका 12,500, 12,500 प्लस आपका है 20,000। ठीक है, प्लस है आपका 20 के बाद 35,000, 35,000 प्लस है आपका 40,000, 40,000 प्लस है आपका 50,000, प्लस है आपका 50,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5। सबको ऐड करके जरा 5 से डिवाइड कर कितना आएगा? सबको ऐड करने पे देखें जरा, ये 2 0 है आपके। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, तो लास्ट में आपके 2 0 आ जाएंगे। ठीक, फिर देखो जरा 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 5, तो ये 5 आएगा। ठीक, फिर आगे देखिए यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 0 है, तो 2 0 2 2 ही आएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक, यहाँ पे ज़रा देखो कितना 1 2 3 3 3 आपका हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, 10 और 5 हो जाएगा आपका 15, 10 और 5 हो जाएगा आपका 15, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका 5। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, थोड़ा जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा सा कम कम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यह आ जाएगा आपका 1575 एक परसेंट फिर लेगा, तो जो आया है आपका 00। ठीक है, थोड़ा जगह कम है इसलिए आप समझ जाइएगा। भाई एवरेज कैसे आप निकालते हैं? जितना भी आपका जो है टोटल दिया गया उनका टोटल सम कर लीजिए और उनसे जो है जितने आपके जितने का डाटा दिया गया उसे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? देखिए ज़रा, ये आ जाएगा आपका 5 3 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 2, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 00, 31,500 और उसका एलजी कितना आ रहा है आपका? 37,200। अब जरा इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए यहाँ पे सैमसंग की। किसका निकाल लीजिए? सैमसंग का निकालिए। ठीक है ना, अब हम निकाल लेते हैं सैमसंग का। सैमसंग का कितना आएगा? तो आपने कहा सैमसंग की अगर बात करें कितना दिया गया आपका? 17,000, 17,000 प्लस आपका जो है 28,000, 28,000 प्लस है आपका 33,000, 33,000 प्लस है आपका 32,000, 32,000 प्लस है आपका 27,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5। अब जरा इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लीजिए, इतना आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0 3 0 3 0, तो लास्ट में यहाँ पे 3 0 आ जाएगा 1 2 3। अब देखो यहाँ पे ऐड करो 7 और 8 15, 15 और 3 आपका 18, 18 और 2 हो जाएगा आपका 20, 20 और 7 हो जाएगा 27, 2 आपका होल्ड हुआ, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 हो जाएगा आपका 13। इसको 5 से ज़रा डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, बचेगा आपका 3 37, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 4 जा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 27,400। अब इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए किसका? कौन सा बचा? नेशनल पैनासोनिक। लास्ट में बचा आपका नेशनल पैनासोनिक, तो उसको हम लिख देते हैं एनपी, इसको हम लिख देते हैं एनपी। ठीक है, आप समझ जाइएगा नेशनल पैनासोनिक लिखा हुआ है। अगर नेशनल पैनासोनिक की हम बात करें कितना आ जाएगा? देखो जरा, आपका 30,000
30,000 प्लस है आपका 25,000 प्लस है आपका जो है 22,000 प्लस है आपका जो है 20,000 प्लस है आपका 15,000। कितना है 15,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5। कितना आएगा जरा इसको ऐड करिए। तो आपने कहा यहाँ पे हो जाएंगे 30, देखो 30 30 30 30 30, तो यहाँ पे 30 आप ले लो, 1 2 3 ये 0 हो गए। अब जरा ऐड कर लो 0 5 5 2 7 7 7 5 हो जाएगा आपका 12, तो 2 आ जाएगा आपका, 1 होल्ड हुआ, 1 और 3 हो जाएगा 4 4 2 हो जाएगा 6 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 8 2 10 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, तो हो जाएगा आपका इतना। इसको 5 से ज़रा डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 बचेगा यहाँ पे 1, तो 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10, अब 5 4 जा हो जाएगा आपका 20, हो जाएगा 22,400। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सबसे अधिक किसका आ रहा है, एलजी का। सबसे अधिक किसका आ रहा है, एलजी का। कितना आपका 37,200, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ब्रांड की औसत जो है वार्षिक बिक्री सबसे अधिक है, तो वो है एलजी की, तो ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो है 24 नंबर का क्वेश्चन है, जो इसी टेबल पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि एलजी इज शोविंग एन इंक्रीज इन सेल्स एवरी ईयर, एलजी हर साल बिक्री में वृद्धि दिखा रहा है। दूसरा है कि सैमसंग हैज रिकॉर्डेड अ फॉल इन सेल्स थ्राइस ड्यूरिंग द गिवन 5 ईयर्स, सैमसंग ने दिए गए 5 वर्षों के दौरान 3 बार बिक्री में गिरावट दर्ज की। सी कह रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फ्रॉम 2011 टू 2012 इज द हाईएस्ट ऑफ द सोनी, 2011 से 2015 तक बेची गई इकाइयों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि सोनी के लिए उच्चतम है। चौथा कह रहा है कि द एवरेज एनुअल सेल ऑफ सैमसंग इज मोर देन दैट ऑफ सोनी, सैमसंग की औसत वार्षिक बिक्री सोनी की तुलना में अधिक है। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है जो है कि एलजी में एलजी इज शोइंग एन इंक्रीज इन सेल्स एवरी ईयर, एलजी हर साल बिक्री में वृद्धि दिखा रहा है। देखो जरा एलजी की जो है 2011 में बिक्री थी 30,000, 2012 में थी 38,000, इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ 36,000 हुए, ये डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो जो है हर साल ये इंक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए पहला तो गलत है। क्योंकि देखो ना भाई, पहले 30 था तो फिर आपका 38 हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर 36 तो मतलब डिक्रीज हो गया, फिर 42 इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो हर साल इंक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए आप पहला तो गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि सैमसंग हैज रिकॉर्डेड अ फॉल इन सेल्स थ्राइस ड्यूरिंग द गिवन 5 ईयर। अब देखो सैमसंग का 2011 में कितना था सेल, 17,000, 12 में कितना हुआ आपका 28, तो इंक्रीज हो गया, 13 में कितना होगा 33, फिर से इंक्रीज हो गया, फिर 2014 में आपका 32 और फिर 27, तो 2 बार आपका ये डिक्रीज हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 2 बार ही डिक्रीज हुआ, इसलिए आपका बी भी गलत। उसमें कह रहा है कि 3 बार डिक्रीज हुआ, नहीं 2 बार हुआ। भाई 17 से पहले 28 हो गया, 28 से 33 हो गया, अब 33 से डिक्रीज हो गया 32, 32 से आपका 27, तो 2 बार डिक्रीज हुआ, 3 बार नहीं, तो आपका दूसरा भी गलत है। अगर हम बात करें तीसरे की, द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फ्रॉम 2011 टू 2015 इज द हाईएस्ट ऑफ फॉर सोनी। और जरा चौथे को पहले डिस्कस कर लेते। चौथा क्या करता है, एवरेज एनुअल सेल ऑफ सैमसंग इज मोर देन दैट ऑफ सोनी। तो एवरेज एनुअल सेल तो आपने सोनी और सैमसंग दोनों की निकाल ली है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं सोनी की बात करूँ तो सोनी का एवरेज कितना है आपका सेल 31,500, सैमसंग का एवरेज सोल्ड कितना है आपका 27,400, तो सोनी का ज़्यादा है सैमसंग के उसमें। भाई सोनी बेच रहा है 31,500 और सैमसंग बेच रहा है 27,400, तो जो सोनी का आपका एवरेज सेल है वो आपका सैमसंग के इसमें ज़्यादा है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि द एवरेज एनुअल सेल ऑफ सैमसंग इज मोर देन दैट ऑफ सोनी, तो ये भी आपका गलत है। तो फिर तीसरा तो सही होगा ही होगा।
भाई जब ये तीनों गलत है फिर तीसरा तो आपका सही होगा ही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सोनी के जो है 2011 से 2015 तक के परसेंटेज की यहाँ पर, ठीक है, कितना परसेंटेज आएगा, तो आपने कहा 2000 किसका, सोनी का देखना है ना, तो यूनिट सोल्ड, बिल्कुल सोनी। तो यहाँ पे देखो कितना था आपका, तो 2015 में आपका 50,000 था, और यहाँ कितना था आपका, यहाँ था आपका 12,500 अपॉन हो जाएगा आपका 50,000, कितना परसेंटेज आएगा, तो आपने कहा हो जाएगा आपका 0 0, तो 0 दोनों आ जाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 2 गया तो आपका 7, और 4 में से 1 गया तो 3, 50,000 से आप माइनस कर दो, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 0 से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 75% आ जाएगा जो उसका हाईएस्ट है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना भाई क्या आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इसी टेबल पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका जो है कि द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ईच कंपनी इज 75,000 यूनिट्स एंड ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच कंपनी आर सोल्ड, देन द लीस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज फॉर एनुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर एनी कंपनी आर रिस्पेक्टिवली। प्रत्येक कंपनी की स्थापित क्षमता 75,000 इकाइयाँ हैं और प्रत्येक कंपनी द्वारा उत्पादित सभी इकाइयाँ बेची जाती हैं। फिर किसी कंपनी के वार्षिक क्षमता उपयोग के लिए न्यूनतम और उच्चतम मूल्य क्रमशः है। तो अब देखो जरा, यहाँ पे एक को लेके चलते हैं, ठीक है ना, चाहे आप न्यूनतम ले लो, ठीक है, चाहे लीस्ट ले लो, चाहे आप हाईएस्ट ले लो, किसी एक कंपनी का। भाई 1% अगर मिल जाएगा तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा उसी कंपनी के लिए। देखो सबसे पहले हम एलजी का देखते हैं। तो एलजी की अगर हम लीस्ट की बात करें, हम यहाँ पे लीस्ट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, लीस्ट, ठीक है, क्या लेके चलते हैं, लीस्ट का। तो लीस्ट की बात करें अर्थात न्यूनतम की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलजी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलजी की। तो एलजी की अगर न्यूनतम की बात करें कितना आ जाएगा एलजी का, तो आपने कहा एलजी का न्यूनतम कितना है, तो आपने कहा 30,000। टोटल आपकी जो है यूनिट्स कितनी है, तो 75,000 इंटू हो जाएगा आपका 100। देखो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 75 4 जा 300 होता है। देखो 4 5 जा 22 आपका होल्ड हो गया, 4 7 जा 28 2 हो जाएगा 30। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40%, यहाँ से आ जाएगा आपका 40%। तो लिस्ट अब जो पहला है वो आपका लिस्ट है, सेकंड वाला आपका हाईएस्ट है। अब लिस्ट में कहीं भी 40% नहीं चलेगा, मतलब ये है कि ये सोनी का तो नहीं है, ठीक है भाई। एक का निकालें, चाहे लिस्ट निकाल लीजिए चाहे हाईएस्ट निकाल लीजिए, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब यहाँ पर देखो ये सोनी एलजी का तो नहीं, अब जरा किसका निकाल लो, अब लिस्ट निकालो आप सैमसंग का। अब लिस्ट आप निकालो सैमसंग का, सैमसंग का आप लिस्ट निकाल लो। तो यहाँ पे जरा देखो कितना हो जाएगा, सैमसंग का लिस्ट सोल्ड कितना है आपका 17,000, कितना है आपका 17,000। तो 17,000 अपॉन हो जाएगा 75,000 इंटू हो जाएगा आपका 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। अब जो है आप 75 का 1700 में भाग दे दीजिए। 75 का आप 1700 में ज़रा भाग दीजिए, कितना आएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 टाइम जाएगा 150 हो जाएगा। 0 2 0, फिर 2 टाइम चला जाएगा 150 हो जाएगा। फिर 0, यहाँ कितना बचेगा आपका, 10 में से 5 गया 5, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 7 6 जा आपका हो जाएगा 42, 7 7 जा 14 ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 22.6% अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। लगभग में हमने निकाल लिया कितना जो है 22.6%। अब देखो अगर हम बात करें तो 22.6% भी लिस्ट में कहीं नहीं है, इसलिए जो है आपका यह सैमसंग का भी नहीं होगा। अब जरा आप निकाल लो यहाँ पे किसका, अब निकाल लो जो है आप सैमसंग के बाद सोनी का निकाल लो, ठीक है ना। अगर हम सोनी की बात करें, सोनी के जरा निकालें लिस्ट, कितना आएगा, तो आपने कहा सोनी का लिस्ट कितना है आपका 12,500,
12,500 इंटू आपका 100 अपॉन हो जाएगा आपका 75,000। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 25 से कैंसिल कर दो, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, तो ये जाएगा 50/3। कितना हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 2, और 3 6 जा आपका 18, डेसिमल लगाया 3 6 जा 18, यह आ जाएगा आपका 16.66%। कहीं भी है आपका देखो 16.66% आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोनी का जो है आपका 16.67% तो आ गया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी, तो ये आपका जो है सोनी का हो सकता है। अब सोनी का जरा हाईएस्ट भी निकाल लीजिए भाई, ये आ जाएगा 16.66% आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, ये आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पे ऐसे 16.66% आएगा, तो इसको 67% आप लिख सकते हैं। तो आपका लिस्ट तो आ गया, आप जरा हाईएस्ट निकाल लीजिए, हाईएस्ट यहीं पर निकाल लीजिए इसका, ये तो आपका लिस्ट आ गया। अगर इसका हाईएस्ट निकालते हैं, हाईएस्ट कितना आएगा देखो जरा, सोनी का हाईएस्ट है आपका 50, हाईएस्ट है आपका 50,000, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा आपका 75,000 इंटू हो जाएगा आपका 100, ये हाईएस्ट है, ठीक है ना। ये आपका सोनी का हम हाईएस्ट निकालना, ध्यान रखना, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से अगर कैंसिल करें तो 5 1 जा 5, हो जाएगा आपका कितना 15 आ जाएगा। 15 के जरा भाग दे दो 1000 में, 15 का भाग दो 1000 में, कितना आ जाएगा, तो 15 6 जा हो जाएगा आपका जो है, अगर 15 का आप भाग देते हैं 1000 में, 15 का अगर भाग देते हैं 1000 में, 15 6 जा आपका 90 हो जाएगा, या तो आपका 1 आ जाएगा 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका जो है 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0, ये 1, यहाँ पे 1 आएगा ना, 100 हो जाएगा, 100। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 15 6 जा 90, फिर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, 0 बढ़ा देंगे फिर से आपका आ जाएगा। तो ये हाईएस्ट में कितना आ जाएगा आपका 66.67%। ध्यान रखिएगा, ये क्या आपने निकाला, ये निकाला आपने सोनी का हाईएस्ट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 66.67%। कितना आ जाएगा आपका 66.67%। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका सोनी का देखो, अब देखो सोनी का आपका लीस्ट भी मिल रहा है, सोनी का आपका हाईएस्ट भी मिल रहा है, दोनों आपने इसलिए निकाल लिया कि दोनों मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आपका देखो एलजी का हमने लिस्ट निकाला 40% नहीं मिल रहा, सैमसंग का हमने लिस्ट निकाला 22.6% नहीं मिल रहा। हमने दोनों इसलिए निकाला कि भाई एक दोनों मिलने चाहिए ना, हाईएस्ट और लिस्ट भी, तो जैसे इसका लिस्ट मिला तो हमने इसका हाईएस्ट भी निकाल लिया। अब दोनों जब मिल रहा है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16.67% एंड 66.67% ये लिस्ट और आपका जो है हाईएस्ट जो किसके लिए हो जाएगा, आपका सोनी के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसके इसमें मूल्य दिया गया है, ये आपका सोनी के। और जब एक आपका निकला है तो अब आपको जो है नेशनल, पैनासोनिक और तोशिबा को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर आ गया ना, तो अब आगे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाता है, जहाँ से आपको चीज़ें मिल गई वहीं से आप उसको क्लियर कर लीजिए। भाई यहाँ से जो है हमें लिस्ट में एलजी का 40% नहीं मिला, हमने छोड़ दिया उसको। सैमसंग का लिस्ट नहीं मिला, हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आपने सोनी का निकाला तो लिस्ट आपको मिल गया ना, तो आपने हाईएस्ट भी चेक कर लिया, दोनों के दोनों मिले, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो ये किसके लिए मूल्य दिया गया है, सोनी के लिए दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।